Hello, Hello Jitu, how are you? I'm good. How are you? I'm doing great. I'm doing great. So welcome to Bollywood Bubble. And shall I call you Jitu or shall I call you Jitu Bhaiya? You can call me whatever you like. Okay. So here's the deal. Instead of making this a very conventional interview, how about we treat it as a college canteen conversation wherein I play a fresher and you play the senior Yeah. whom I look up to, and like you are my guiding light to life and to academics. Works? You can also be senior. I can be junior. No, it's fine. Since I'm calling you Jitu Bhaiya, I would like you to play the senior. Yeah. Okay, shall we start? Uh-huh. Okay, cool. So, Chaman Bahar, it looks like a very rooted title. So, if you could tell us more about it briefly, what it is and where it is set, where it is installed. हाँ, so चमन बहार बेसिकली छत्तीसगढ़ी में बेस्ड स्टोरी है और वहीं का लिंगो है, वहीं का डायलेक्ट है जो काफी फ्रेश लगेगा, जो काफी नया लगेगा, नए लिंगो सुनने को मिलेंगे लोगों को. एंड इट्स अ लव स्टोरी इमोशन, वन साइडेड लव स्टोरी वाला जो इमोशन होता है उसके बारे में फिल्म है. एक कैरेक्टर है बिल्लू जिसको पान की शॉप खोलने का बहुत शौक है. उसको लगता है कि पान की शॉप अगर वो खोलेगा तो उसकी ज्यादा जान पहचान होगी और वो स्टार टाइप फील करेगा, क्योंकि गांव मोहल्ले में अगर कोई पान की दुकान होती है तो उसको सब जानते हैं और वहाँ पे लोग जाके इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं और जो स्टार होता है वो पान वाला होता है. तो उसको ये वाली थी एंड उसका ये पैशन है कि मुझे पान की दुकान खोलनी है और वो इवेंचुअली उसकी पान की दुकान वो खोलता है, वो ठप पड़ जाती है, वो चलती नहीं है. सामने एक गवर्नमेंट क्वार्टर होता है और वहाँ पे एक फैमिली आती है जिसमें एक लड़की होती है जिससे इसको प्यार हो जाता है, बट उसको रियलिटी चेक्स हैं कि शायद वो कभी कुछ एक्सप्रेस ना कर पाए या कभी कुछ कह ना पाए. और वही होता है फिल्म में, मतलब देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन गर्ल एंड बॉय और देयर इज नो अटेम्प्ट भी नहीं है. और एक क्यूट सा अटेम्प्ट वो करता है और उसके काफी वो एक बुरा स्टेप में तब्दील हो जाता है और काफी चीजें होती हैं. तो मेनली फिल्म इज अबाउट ह्यूमर, जो पान के आसपास के लोग, लड़के जो लोग हैं वो किस तरह की बातें करते हैं टाउन में अबाउट द गर्ल, अबाउट एवरीथिंग. सो एंड क्या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है. सो बहुत ह्यूमरस है एंड 80% पार्ट ऑफ द फिल्म इज वेरी ह्यूमर एंड फन. 20% के आसपास थोड़ा ग्रे जोन में जाती है फिल्म एंड यहाँ पे उसको रियलाइज होता है जो उसकी गलतियां हैं, जो वो एक्शन लेता है. सो इट्स अबाउट दैट बिल्लू कैरेक्टर. Okay. And I was watching the new freshly released song, Doka Char. The music is terrific. The lyrics are wonderful, which is again, the lyrics are written by Apurva, the director of the film. So, and like visually also it looks very good. Your entire look, the makeup, even the costumes, the ill-fitted costume that generally we see in tier 1, tier 2 cities. So I want to ask, इस कैरेक्टर को ढूंढते हुए आप कहाँ गए थे? मतलब did you venture in your past or like there was someone whom जहाँ से आपने ये टेम्पलेट रेडी किया? मतलब इमोशन वाइज काफी डिस्कशन हुए अपूर्वा और मेरे. मतलब ही इज वेरी पैशनेट, जो डायरेक्टर है, राइटर है अपूर्वा, वो काफी पैशनेट है अबाउट बिल्लू. तो और काफी सारी चीजों को, छोटी चीजों के लिए बहुत वो इन्वॉल्व थे बिल्लू में. तो उन्होंने धीरे धीरे मेरे बारे में पूछना शुरू किया, मुझे खोलना शुरू किया, मेरे को कंफर्टेबल किया ताकि मैं ओपन अप हो पाऊं अबाउट माय स्टोरी, माय वन साइड स्टोरी, माय स्कूल क्रशेस. तो उन सारी चीजों के बारे में बात हुई और काफी बात की हमने अबाउट लव, अबाउट लाइक वन साइडेड थिंग, कि क्या क्या इमोशन होते हैं, क्या क्या फील करता है एक इंसान व्हेन ही और शी इन वन साइडेड लव. सो वो सारी चीजें इमोशन वाइज हम लोग यहाँ से करके गए थे. व्हेन जब मैं और मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसा लगूंगा इन द फिल्म. ऐसा ना लगे कि पान की शॉप में बिठा दिया है किसी को, बनावटी लग रहा है मेकअप वाइज और कपड़ों वाइज. तो वो मुझे बहुत डर था कि ऐसा ना लग जाए कि यार, क्योंकि जिस तरह की मैं चीजें कर रहा था वो बहुत बिलोंग कर रही थी, वो बहुत रिलेट कर रही थी बहुत सारे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, जो कि ऑफिस सेटअप होता है. सो आई कैन लुक लाइक दैट इजिली. फॉर्मल पहना दो एंड कोडिंग के लिए ऑफिस का बैग दे दो, वो मैं लग जाता हूँ. बट सडनली तुम्हें ऐसा लगना है तो तुम्हें थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे उस नेचुरलिज्म में जाने के लिए. तो बेसिकली भाई मैं अपूर्वा ने बोला कि तुम्हें पान बनाने हैं, उसके कुछ शॉर्ट्स डालने हैं मुझे फिल्म में, सो यू लर्न हाउ टू मेक पान. तो वहाँ पे प्रोडक्शन वालों ने, राजू भैया एक थे जिनकी पान की दुकान है उसी जगह पे, रायपुर में आउटस्कर्ट्स में कोई दुकान थी. तो वहां मैं 6 दिन पहले गया शूट के और 3-4 दिन में पान सीखने गया था कि पान कैसे बनाते हैं. बट बहुत मजा आया यार राजू भैया के साथ. उनके भाई सेम, उनके वहाँ पे अड्डे पे बहुत सारे लोग रोज आते हैं, रोज अलग अलग तरह की बातें, और
इंटरेस्टिंग हो गया था वो, क्योंकि हमारी यहाँ पे वर्कशॉप हुई थी डायलेक्ट की और लिंगोस की, कि कैसे छत्तीसगढ़ में लोग बोलते हैं, वो सारी वर्कशॉप हुई थी। बट उतना कंफर्टेबल नहीं हुए थे हम लोग, मैं खासकर मैं, कि विद द एक्सेंट, विद द लैंग्वेज में उतना कंफर्टेबल नहीं था। बट वहां जब, क्योंकि वो सुनना बहुत जरूरी है, वहाँ के लोगों से सुनना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली क्या किस तरीके से बात करते हैं। तो मैंने जब वहां को सुना, वहां के लोगों को सुना कि वो किस तरह से, किस वर्ड को किस तरीके से बोलते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने नोटिस की और मैं ज्यादा कंफर्टेबल हुआ इन दैट सेटअप, इन दैट विद दैट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट एंड लिंगोस। सो वो काफी हेल्प हुई। लेकिन अपार्ट फ्रॉम हेल्प एंड क्राफ्ट और रिसर्च और वो सब छोड़ने की बजाय, मतलब ये सब छोड़ दे तो बहुत मजा आया मुझे 3 दिन उस पान की दुकान पे जाने में। रोज मेरी दोस्ती हो गई उन काफी लोगों से, वो लोग मुझे अपने घर ले जाते थे कि आ जाओ रात को डिनर कराते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मतलब इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस थे जब मैं उनके घर जाया करता था। सो वो 3 दिन बड़े स्पेशल थे मेरे लिए। तो वहां से मैंने काफी ऑब्जर्व किया कि एक पान की दुकान का क्या सेटअप होता है, और वो शायद पहले दिन शूट में दिखा भी, और पहले दिन ही काफी श्योर हो गए थे। जनरली होते नहीं है, 1-2 दिन लगते हैं, 2-3 दिन लगते हैं व्हेन यू गेट इनटू द फ्लो और गेट इनटू द नेचुरल थिंग्स। सो वो उसमें टाइम लगता है। बट पहले दिन के रशेस देखे हम सबने, डायरेक्टर राइटर बहुत हैप्पी थे कि सही लग रहे हो करके, कि मतलब मेन तो लुक्स का था कि लुक्स वाइज अगर सही लगूं, वो बनावटी ना लगे। तो वो मैंने भी देखे रशेस, तो मुझे भी सही लगा, और सेकंड डे से काफी फ्लो में थे हम लोग काम वाइज। ओके। And how is Apurva as a director? Like, is he someone जो पहले से सब कुछ लॉक करके जाते हैं so that there are no surprises on the set, या आप वो सेट पे जाते हैं and he consumes, कि कभी कभार आपको फिजिकल स्पेस भी कुछ नए आइडियाज दे देती है despite you being prepared? हाँ, मतलब बेसिकली मुझे बहुत मजा आया पर्सनली काम करके, क्योंकि जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मुझे दिखता है कि अच्छा पान वाला, अच्छा मतलब लुंगी में होगा, अच्छा ये होगा, अच्छा इस तरह के कपड़े पहनेगा, इस तरह की लैंग्वेज बोलेगा, तो सडनली आई गॉट लॉस्ट कि अरे ये क्या चल रहा है, मतलब इतनी सारी चीजें, आई नीड टाइम फॉर दैट। सो मतलब एंड ही वाज मोर देन हैप्पी कि टेक टाइम, डू रिहर्सल्स, डू व्हाटएवर यू वांट, डू टेक अ वर्कशॉप, टेक अ एक्टिंग वर्कशॉप इफ यू वांट, टेक अ वर्कशॉप मतलब डायलेक्ट वर्कशॉप इफ यू वांट। तो वो सारी चीजें मुझे मिलती गई। सो आई रियली लव द प्रोसेस, जो यहाँ पे हम लोगों ने बॉम्बे में 1 महीने से चालू कर दिया था, जो कभी कभी रुक रुक के होता था, ऐसे रेगुलरली नहीं होता था कभी भी। मतलब 5-6 दिन हम लोग मिले, रीडिंग की, थोड़ा फन किया, थोड़े खुले, फिर डिस्कशन किए बहुत सारे कि अबाउट लव, अबाउट ये, अबाउट और क्या क्या कर सकते हैं, डिटेलिंग वाइज क्या क्या जा सकते हैं। तो जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस था, जो 1 महीना पहले चालू हो गया था, हम रुक रुक के मिलते थे, कभी मिल लिए, फिर 5 दिन का ब्रेक हो गया, फिर मिल लिए 2 दिन। तो उस तरह की चीजें थी, तो वो मैंने काफी एंजॉय किया। ऑन सेट आई थिंक काफी चीजें हम लोग यहाँ से प्रिपेयर्ड होके गए थे कि वैसा ही करना है, और वैसा ही हुआ। बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज हम लोगों ने वहां किया नहीं, क्योंकि आई थिंक अपूर्वा की भी पहली फिल्म है, और वो भी काफी प्रिपेयर्ड होके जाना चाहते थे कि जो पेपर पे सही लग रहा है, जो लोगों को यहाँ पे सही लग रहा है, वही हम एग्जीक्यूट करें और वही बनाकर लेके आए बॉम्बे। तो वही एटीट्यूड था। तो उस वजह से शायद थोड़ा, जो पहली फिल्म, मेरी भी पहली फिल्म की जो स्क्रीन पे जाने वाली है, बड़ी स्क्रीन पे जाने वाली है, उस हिसाब से हम लोगों ने शूट की थी। तो वो एक्साइटमेंट अलग था, और हम लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड थे रादर देन कि वहां पे जाके कुछ इम्प्रोवाइज करें। उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि हम लोग की शायद पहली फिल्म थी। बट होपफुली हाँ, आगे अगर काम करेंगे तो ज्यादा चीजें इम्प्रोवाइज करेंगे, ज्यादा चीजें और नेचुरल करेंगे। बट बहुत मजा आया। एंड you often play real characters, so कभी ऐसा होता है कि वो कैरेक्टर पोर्ट्रे करते करते you come face to face with the dark side of a character या ग्रे जोन, क्योंकि ऑफ कोर्स कैरेक्टर अगर रियल है तो उसकी कुछ वल्नरेबिलिटीज होंगी, कुछ डार्क या ग्रे जोन्स होंगे, so you come face to face across with that, and if yes, how do you move over it, move past it if it's not required in the film? हाँ, मतलब आई थिंक ये आई थिंक शुभ मंगल में मैंने कुछ वीडियोस देख लिए थे, जो होमोसेक्सुअल्स हैं, जो अपनी बातें कर रहे हैं, हाउ दे आर सफरिंग, कि कैसे वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कैसे। तो वो काफी सोचने में मजबूर किया उन चीजों ने। मैंने बहुत ज्यादा ऐसे क्राफ्ट वाइज कुछ रिसर्च नहीं की थी, क्योंकि उस कैरेक्टर का ट्रेट था कि वो जितना नॉर्मल दिखे और जितना नॉर्मलाइज कर सके चीजों को, विदाउट एनी टिपिकल ट्रेट, विदाउट एनी क्लीशे ट्रेट, विदाउट एनी स्टीरियोटिपिकल ट्रेट। तो मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी इधर, जितना हो सके रियली रखना है, तो नेचुरल रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट मैंने कुछ वीडियोस देखे, तो उनसे मैं काफी हिला और मुझे चीजें समझ में आई कि ओ शिट। तो
मतलब ज्यादा सिंपैथी आई, ज्यादा एम्पैथेटिक हुआ मैं उन चीजों के लिए कि अरे ये क्या, मतलब हाउ डज दिस हैपन। तो वो मतलब हाँ काफी चेंज किया अबाउट लव, अबाउट सेक्सुअलिटी, अबाउट जेंडरिज्म, अबाउट सेक्सिज्म, ये काफी चीजें चेंज हुई दिमाग में, काफी सारे थॉट्स मतलब और डेवलप हुए, नए डेवलप हुए। तो वो एक अलग प्रोसेस था जिसमें मुझे लगा कि हाँ अगेन ये भी है, ये भी काफी इमोशनल होती है टुवर्ड्स द एंड स्टोरी, लाइक हालांकि पूरा फिल्म फन है, कॉमेडी है, टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा इमोशनल होती है जिसमें मुझे थोड़ा सा मेमोरीज क्रिएट करनी थी, थोड़ा सा वो वाला जो प्रोसेस होता है, क्योंकि और कुछ प्रोसेस आता नहीं है, नॉट ट्रेन्ड एक्टर, ठीक है। जितने भी मुझे कहीं कहीं से चीजें मिलती है वो किसी ने, अगर किसी बड़े एक्टर ने इंटरव्यू में कुछ बोल दिया कि उन्होंने वो वाला सीन ऐसे किया, सो आई विल ट्राई दैट, कि अरे मैं भी एक बार कभी ट्राई करके देखता हूँ, या फिर किसी सीनियर एक्टर ने या किसी सीनियर एक्टर फ्रेंड ने मुझे कुछ सजेस्ट कर दिया कि ये सीन ऐसे किया जा सकता है या इस तरह की चीजें ऐसे तू सोच सकता है, तो वो वाली चीजें ही मैं ट्राई करता हूँ अभी, क्योंकि मतलब मेरे पास कोई बुक नहीं पढ़ी मैंने, ना कोई मैंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया है, सो ऐसे ही मैं जो लोगों की सलाह ले लेके ही मैं चीजें करता हूँ। तो उसमें भी वही था कि हाँ अगर यू कैन यूज योर मेमोरीज, योर ब्रेथ्स, ठीक है, टू परफॉर्म एक इमोशनल सीन को, अगर तुम्हें इमीडिएटली परफॉर्म करना हो तो कैसे करोगे, वो वाली सारी चीजें करी। तो क्योंकि वो सोचना ना कि हाँ मेरे साथ कि पिछले बैड मेमोरीज क्या है उनको लेके आओ वापस से, एंड हालांकि अगेन इन फ्रंट ऑफ कैमरा यू आर परफॉर्मिंग, यू आर नॉट एग्जैक्टली व्हाट जो तुमने घर से सोच के निकले हो, जो तुम होटल रूम से सोच के निकले हो कि मैं आज जाके ये करने वाला हूँ, वो नहीं होता है। तुम इन दी एंड तुम यू आर परफॉर्मिंग ओनली, एंड थोड़ा बहुत सच डालने की कोशिश करते हो, वो वहीं से आता है क्योंकि तुमने एक दिन सोचा है कि मेरी बैड मेमोरीज क्या है, और उसको तुम सारी मेमोरीज को तुम क्रिएट करते हो और तुम रोते हो बिफोर गोइंग साइड्स। तो हाँ वो 3-4 दिन का कुछ पूरा सीक्वेंस था जो मुझे काफी मतलब इसमें टाइम लगता था कि, और मैं काफी प्रिपेयर्ड भी रहना चाहता था कि ये आराम से हो सीन्स और ये इतना जल्दबाजी में ना हो। तो और वो मिडवे कहीं हुए थे, लाइक फिल्म के बीच में कहीं हुए थे, तो थोड़ा सा मूड डाउन हुआ कुछ दिन के लिए, जो अगले दिन के सीन्स में दिखता था। देन आई हैव टू कम बैक कि अरे नहीं वापस आते हैं, और अभी क्योंकि अभी फन सीन्स हैं और कॉमेडी करनी है और थोड़ा सा मतलब हैप्पी गो लकी रहना है चीजों के लिए लेके, तो उस वजह से आप उसके लिए फिर तुम या तो कोई मूवी देख लेते हो जो कॉमेडी, मतलब माय प्रोसेस कि कॉमेडी मूवी देख ली या किसी फ्रेंड से बात कर ली इन जनरल टू लाइटन अप योर मूड। सो नेक्स्ट डे अगर तुम जाओ सेट पे तो तुम एक फ्रेश मूड के साथ जाओ, रादर देन वो पुरानी मेमोरीज के साथ जाओ। सो वो वाली चीजें मैं कर लेता हूँ, तो यही हुआ, मैंने इन दोनों चीजों को यही किया। एंड आप एक इंजीनियर भी हो and you're an actor also, so like that's a combination of left brain and right brain coming together, you know, to give something spectacular in terms of craft and everything. So life में भी I mean ऐसा कहते हैं कि when science and art they come together they create wonders. So since you're talking about कि आप past memories से काफी सारी चीजें उठाते हो, you know, when you're working on your craft or on your character, do you also use science or certain aspects of science, you know, while crafting a character या something like that? क्योंकि साइंस इज देयर इन एवरीडे लाइफ, सो कहीं ना कहीं वो चीज आपको साइंस बेसिकली तुम कोई चीज को फिलोसॉफिकल सोचो और उसको उसका कोई स्किल डेवलप करो और उसका एक पैटर्न बना लो, मेथड बना लो, तो वो तुम्हारी साइंस हो जाती है। मेरी एक्टिंग की साइंस ये है कि इस तरह से मैं एक्ट करता हूँ। तो अभी तो आई एम इन अ सर्च कि यार कि कैसे हर कैरेक्टर को एक कमाल के तरीके से निभाया जाए, और अभी तो मैं मतलब हाँ खोज में ही हूँ कि अगर मुझे कोई मेथड मिल जाए जिससे मैं पूरा स्किल्ड हो जाऊं, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 8 साल से प्रोफेशनली एक्टिंग कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ अगर हर फिल्म को नई तरीके से अप्रोच करें और कोई मेथड ना रखे, ठीक है, गो विद द फ्लो, मतलब हेल्प लो, डायरेक्टर की हेल्प लो, राइटर की हेल्प लो, लोगों की हेल्प लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ कुछ लोगों से बात करके कैरेक्टर के कुछ नुआंसेस निकाले जा सकते हैं, जैसे मैंने इसमें किया पान वाले राजू भैया के साथ, उनसे बातें की, उनसे तो बेसिकली एज फन लेता हूँ मैं उस चीज को, बहुत ऐसे काम की तरह नहीं लेता हूँ। काम की तरह ले लूंगा तो फिर जब भी मैंने काम की तरह लिया है तो वो उतना मजेदार नहीं है, मुझे मजा नहीं आया, या फिर कैमरा पे कई बार अच्छा नहीं आया वो चीज। तो जितना मैं फन में लूंगा कि यार मतलब जेन्युइनली अगर तुम किसी एक नया दोस्त बनाया तुमने एज राजू भैया जो पान की दुकान चलाते हैं, तो वो ज्यादा फन है, वो ज्यादा फन है, क्योंकि हमेशा से आई स्टार्टेड, मुझे
अपने अंदर की चीजें निकालना बहुत मुश्किल है। अगर मुझे बोले जाओगे अगर अरे जैसे तू उस टाइम पे हंसा था ना, वैसे इसमें हंसना है, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। अरे जैसे तू उस चीज पे रोया था ना, तो वो रो दे, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। बट इफ आई सी समवन laughing, if I see someone playing cricket, if I see someone how they teach, if I see someone की how they are cooking, so वो मेरे दिमाग में ज्यादा अच्छे से उतरता है और मैं उनको मिमिक ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, या उनको जो भी है इम्पर्सनेट ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, उनकी नकल में ज्यादा अच्छे से उतार सकता हूँ। तो मेरा ये है कि हाँ, जितना अगर मैं किसी कोई ऐसा कैरेक्टर ढूंढ पाऊँ जो इस फिल्म से और उससे मैं दोस्ती करके और फिर मैं बातचीत करके वो सारी चीजें अडेप्ट कर पाऊँ, तो वो ज्यादा बेटर तरीका लगता है मुझे। और ये भी हर बार नहीं वर्क करता है यार, ये मतलब चेंज होती रहती है चीजें, और तुम्हें हर फिल्म को अलग तरीके से अप्रोच करना है, और यही मेरा मेथड है शायद, कि हर चीज को बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव से लो। नई कहानी है, नई चीज है, जैसा है वैसा करना है। कुछ ज्यादा अलग करने की या वो अलग करने की गुंजाइश में के हिसाब से नहीं देखता। तो देखता हूँ कि हाँ, इमोशन कन्वे हो जाए। ऑफ कोर्स जैसे आई हैव वर्कड विद नीना जी, और ट्वाइस लाइक शुभ मंगल, ज्यादा सावधान एंड पंचायत। सो काफी अच्छी बात बोलती है वो कि मतलब वंस यू आर इन द कॉस्ट्यूम, वंस यू आर विद द लाइंस, मतलब लाइंस के साथ अगर तुम रेडी हो, रात को तुमने अच्छे से अपनी लाइंस कर ली है और एक बार कॉस्ट्यूम में आ जाओ और सीन का इमोशन समझ जाओ, ओवरऑल सीन कहाँ जाने वाला है, ओवरऑल सीन फन होने वाला है, ओवरऑल सीन इमोशनल होने वाला है, ओवरऑल सीन सरकास्टिक होने वाला है। ये बेसिक जो थॉट है वो आप हेल्प ले लो डायरेक्टर की कि वो क्या चाहते हैं, वो इस सीन से क्या चाहते हैं और आपको क्या लग रहा है। तो वो एक बेसिक सेम पेज पे आके डिस्कशन कर लो। अगर आपको लग रहा है कि डिस्कशन की जरूरत है, आपको लग रहा है कि सरकास्टिक होना चाहिए और डायरेक्टर को लग रहा है कि आउट एंड आउट कॉमेडी हो रहा है, होना चाहिए, तो उस टाइम पे आप डिस्कस कर लो, सेम पेज पे आ जाओ। और अगर आप दोनों को लग रहा है कि हाँ सरकास्टिक होना चाहिए, तो डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है। आप कॉस्ट्यूम में जाओ, लाइंस अच्छे से याद करो और ट्राई करो, बार बार ट्राई करो कि सरकास्टिक आए सीन का। तो मतलब बहुत बहुत अच्छी बात लगी मुझे, और वो लगा कि हाँ मतलब व्हेन यू आर शूटिंग तब करो जो करना है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है करने का, जो मैं शायद कभी किसी सीन में अप्लाई करूंगा। ओके ओके। एंड अगर मैं 2 का 4 की बात करूं, सो अपूर्वा ने ही लिरिक्स लिखे हैं, एंड आई मीन ऑफ कोर्स देयर इज अ ग्रेटर क्रिएटिव कंट्रोल सिंस ही इज द डायरेक्टर एंड द लिरिसिस्ट आल्सो। सो एक रेफरेंस पॉइंट तक पहुंचना एक्टर के लिए भी आसान हो जाता है व्हेन सच थिंग हैपेंस, व्हेन द डायरेक्टर एंड द लिरिसिस्ट इज द सेम पर्सन। सो इस गाने के लिए ब्रीफ क्या था? बिकॉज आई कैन सी द बॉडी लैंग्वेज इज टेरिफिक, इवन द वे यू टर्न, द स्लो मो शॉट्स। सो इस गाने के लिए पर्टिकुलर ब्रीफ आपको क्या मिला था, एंड लाइक व्हाट वाज इट? नहीं, हम लोग दोनों ही ट्राई कर रहे थे कि क्या 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 ट्रेड्स हो सकते हैं, क्या बिल्लू कैसा दिखेगा, क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें अपूर्व ऐड करते गए, बहुत सारे जेस्चर्स मैं ऐड करता गया, ये ऐसे बैठेगा और ये ऐसे हंसेगा। और तो हम लोग जब तक ये गाना शूट करते करते हम लोग काफी टाइम शूट कर चुके थे, लाइक हम लोग 7-8 दिन, एक वीक का शूट कर चुके थे, तब हम लोग गाने के मोमेंट्स मोन्टाज शूट किए थे। तो आई थिंक तब तक काफी सारे जेस्चर्स क्लियर हो गए कि द वे बिल्लू खड़ा हुआ इस तरीके से, यू विल सी द वे बिल्लू वो अपनी दुकान के पास जैसे खड़ा होता है, जैसे वो देखता है, सो इट हैज समथिंग। एंड वो मैंने एक बार किया तो किसी ने आके बोला कि अरे बड़ा अच्छा लग रहा है जिस तरह से आप खड़े हो रहे हो, जिस तरह से तुम खड़े हो रहे हो, वो बड़ा सही लग रहा है कैमरा पे। तो वहां से वो एक ट्रेट आ गया कि अच्छा, जब भी खड़ा होगा तो जेब में एक हल्का सा अंगूठा डाल के, जेब में जो साइड पे अंगूठा डाल के, और ऐसे कुछ खड़ा होगा ये। तो वो बहुत फनी लगा। तो ऐसे जेस्चर्स ऐड होते गए, 7-8 दिन बाद शूट कर रहे थे। तो ज्यादा ब्रीफ नहीं था, ये था कि हाँ मतलब आंखों में प्यार होना चाहिए, और मतलब यू आर लॉस्ट इन लव और जस्ट यू आर फोकस्ड ऑन द गर्ल, ये वाले ब्रीफ्स थे। और हाँ, तो यही ऐड करते गए और जैसा गाना है वो आया निकल के। ओके। एंड यू नो, अगर मैं बात करूं सुशांत सिंह राजपूत की, तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, एंड लाइक इट्स सैड दैट यू नो ही हैड टू टेक अ स्टेप। एक बंदा जो परेशान था। तो मैं अगर यंग एक्टर्स या यंग आर्टिस्ट्स की बात करूं, सो दे हैव अ लॉट मोर इनसिक्योरिटीज व्हेन कंपेयर टू एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स। एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स में भी होती हैं, ऐसी बात नहीं, हर एक आर्टिस्ट की होती है इनसिक्योरिटीज। बट व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, तो यंग आर्टिस्ट के ऊपर उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंड लाइक हाउ डज इट अफेक्ट यू, एंड हाउ डू यू डील विद इट? हाँ, मुझे लगता है यंग आर्टिस्ट नहीं, मतलब बेसिकली कोई भी अचीवर जिसने जीरो से कुछ अचीव किया हुआ हो, और लोग भी उसका काम अप्रिशिएट कर रहे हो,
लोग आपसे जुड़ गए हों बहुत सारे अमाउंट पे अगर आपके ऑडियंस है, तो मुझे लगता है कि बहुत सैड हो जाता है इतनी इस तरह से किसी का जाना, जो आप काफी लोगों के हीरो हो, ठीक है, और सडनली आप इस तरह से जाते हो, तो बहुत सैडनिंग और बहुत शॉकिंग हो जाता है, और उनको शायद एक डर की, एक फियर की फीलिंग आ सकती है कि यार, कि मतलब ऐसा क्या गलत हुआ और ऐसा क्या चीजें हुई, और आप वही मतलब वो जाता नहीं है 2-3 दिन 4 दिन, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो हुई है वो फैमिली हुई है, और जी। हमें बहुत कम बात करनी चाहिए तारे का, पूरा स्पेस उनको देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली वी डोंट नो कि मतलब क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो किन चीजों को फेस कर रहे थे, और तो वी शुडंट गो मच इनटू दैट, बट हाँ मुझे लगता है कि यार मतलब सबको मतलब जो भी अपना ये मतलब यूथ है जो नए अलग अलग तरह की इंडस्ट्री में कदम रख रहा है, सो उनको बहुत बेसिक चीजें समझनी चाहिए कि जब हम अगर किसी भी इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, वो हमारा वर्क है, वो हमारा काम है, और लाइफ जो है काम के बाहर एग्जिस्ट करती है, मतलब हम काम में अपनी लाइफ ना ढूंढने की कोशिश करें, है ना, अपने करियर में लाइफ ढूंढने की ना कोशिश करें, करियर वी मेक फॉर आवर लाइफ, जो फैमिली के बीच में है, जो दोस्तों के बीच में है, जो अपने लव्ड वंस जिनको हम प्यार करते हैं उनके बीच में, तो लाइफ वहां एग्जिस्ट करती है, इस लाइफ के लिए हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है, सो काम को एग्जैक्टली उस तरीके से लें, एंड जो अपनी हेल्थ है उसको उसका केयर करें, और हेल्थ का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो ब्रेन्स हो, चाहे वो हमारा पैर हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे कोई शरीर का कोई भी और पार्ट हो, जिस तरह से हम बाकी चीजों की केयर करते हैं या बाकी चीजों के लिए केयरफुल रहते हैं, कि मतलब जिस तरह से एक माँ बच्चे के लिए रहती है कि अरे वहां मत जा फिसल जाएगा तो उतना ही केयरफुल होना चाहिए मेंटली भी, मेंटल स्ट्रेस के लिए भी, और जिस तरह से कुछ चोट लगती है या फीवर आता है, वो बहुत सारे लोग हम काफी टाइम से बोल रहे हैं, जो भी जिन चीजों को फेस किया जिन्होंने, वो काफी टाइम से एक चीज बोल रहे हैं, टेक इट वेरी लाइक एज अ नॉर्मल फीवर, ठीक है, ये वैसा ही जिस तरह से हमें मसल में स्ट्रेन आता है, वैसा ही हमारा एक ब्रेन का स्ट्रेन है या ब्रेन का स्ट्रेस है, उसकी दवाइयां हैं, उसकी थेरेपीज है, और उसके लिए हमें हेल्प लेनी चाहिए, एंड उस सिचुएशन तक ना पहुंचे तो तब तक हमें जो केयर है उसका वो ये है कि शेयरिंग, हम अपने अंदर की बातें ना रखें, एंड ये जजमेंट्स खत्म होने चाहिए यार, मतलब आई रियली हेट जजमेंट्स, मतलब कुछ मतलब कुछ मैटर नहीं करता यार किसी का जजमेंट आपके ऊपर, जजमेंट्स होंगे बट वो उतने इम्पैक्टफुल नहीं होने चाहिए, मतलब in the end you have to live, in the end you have to survive, and like मतलब कोई मोटिव नहीं हो सकता तुम्हारा लाइफ का, मैं थोड़ा फिलोसफिकल जा रहा हूँ, बट वही है कि हाँ मतलब तुम हो अभी इस प्लेनेट पे, अभी तुम्हें अपने लिए चीजें सही करनी है, ये मोटिव हो सकता है, और वही है कि लोग अगर काफी कुछ रखते हैं अंदर या शेयर नहीं कर पाते, आई डोंट नो क्या होता है एग्जैक्टली, लेकिन ये सारी चीजें होने लगती हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत अपना स्पेस क्रिएट करते हो, या अंदर ही अंदर आप घुटने लगते हो चीजों से, और ऐसे एक्सट्रीम एक्शंस लेते हो, सो उसको खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि हाँ हमें अगर हमें कभी भी फील हो तो हमें थेरेपीज एंड मेडिसिन के लिए रेडी रहना चाहिए, एंड वी शुड टेक इट वेरी नॉर्मल, एंड वी शुड बी केयरफुल, एंड स्टिग्मा की तरह बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जजमेंट सारे अवॉइड करने चाहिए, एंड हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। एंड इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि क्रिएटिव पर्सन या क्रिएटिव ब्रेन जो होता है वो हाइस पे भी जाता है और लोज पे भी जाता है, एंड बाय हाइज एंड लोज आई डोंट मीन नेसेसरीली सक्सेस, एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी होती है, किसी दिन अच्छा काम किया यू गेट ऑन अ हाई, किसी दिन नॉट सो गुड काम करके भी वो लोगों को पसंद आता है, बट इंटरनली यू डोंट गेट सेटिस्फाइड विद योर वर्क योरसेल्फ. So is there are artists or creative people more prone to such things? Because there are, if I look at examples, Beethoven, Van Gogh, Picasso, Kurt Cobain, people like these, they have had issues, when it came to mental state and mental health. So do you feel, is there a correlation between the two? हाँ मतलब मुझे लगता है कि जो मैंने सबसे पहली चीज बोली कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसी भी चीज में आप ज्यादा दोगे तो मतलब you might have issues, मतलब you have to be little forgiving for yourself to others also, ठीक है, तो एंड मुझे लगता है कि हाँ अगर तुम किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो तो काफी सारी चीजें आपको परेशान कर सकती है,
मुझे तो मतलब मैं अगर इनकी स्टोरीज पढ़ता हूँ और इनकी मतलब जब बाहर से देखता हूँ तो मुझे वही लगता है कि शायद बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था चीजों में, और जितना ज्यादा तुम घुसते जाओगे और मुझे लगता है कि you will require more satisfaction, you will require more motivation towards your things. जबकि what I personally feel कि कोई motivation होती नहीं है. मतलब you have to work and you have to live life, you have to eat good. That's why you are working. That's why you are working for bread and butter. जो basics हैं उस पे अगर हम जाए तो हाँ, मतलब लोग खाने पीने के लिए काम करते हैं कि सबको खाना मिले, अच्छा खाना मिले, हमें हेल्थ अच्छी रहे हमारी, और मोर लाइफ एग्जिस्ट बिटवीन फैमिली एंड जिनको आप प्यार करते हैं, फ्रेंड्स के बीच में. तो अगर आप किसी भी चीज में ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा आप काम ही छोड़ दोगे और पूरा फैमिली में इन्वॉल्व हो जाओगे तो भी इट माइट क्रिएट इश्यूज फॉर यू. तो वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है. आई थिंक कहीं ना कहीं हम बैलेंस लूज भी करते हैं, तब हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन सब की थेरेपीज हैं. हमें लगता है कि वो आज के जमाने में, उस टाइम पे पता नहीं ऐसे रहती, बट आज के जमाने में लोग ज्यादा थोड़े से कम जजमेंटल भी हैं. ऐसा नहीं है, पिछले कुछ सालों में कम जजमेंटल भी हुए हैं इन चीजों को लेके, ज्यादा अवेयर भी हुए हैं. आई होप आगे और ज्यादा मतलब कम जज करेंगे चीजों को, और इस चीज को बहुत ही नॉर्मली लेंगे और ज्यादा केयरफुल रहेंगे इन चीजों के लिए. तो आई होप कि अगर कोई भी ऐसा इशू फेस करेगा तो वो थेरेपीज एंड मेडिसिन लेके वापस बैक टू नॉर्मल आ सकता है. And would you like to take up larger than life characters, या would you want to keep experimenting with real characters, क्योंकि उसमें range ज्यादा है. Basically, सब कुछ यार, like I would love to play larger than life characters or real characters. Right now what मेरा जो mind space है, I want to be part of different and fresh stories, जो नई stories हैं इनका पार्ट बनने में मुझे मजा आएगा. मैं वो ज्यादा देख रहा हूँ इस स्पेस में अभी जिस सिचुएशन में मैं हूँ. तो हाँ, अगर स्टोरी लार्जर देन लाइफ है तो मेरे लिए चैलेंज होगा कि मैं कैसे उसको परफॉर्म कर रहा हूँ. अगर जो बहुत रियल होता है तो भी मेरे लिए चैलेंज होगा कि कैसे परफॉर्म करनी है वो चीज. तो मैं आई एम रेडी, मतलब आई वुड लव टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर. एंड लास्टली चमन बहार के बारे में, what was that one thing that made you say yes to the script? I think जो बिल्लू के शेड्स है ना कैरेक्टर के, मोस्टली मतलब वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे. लाइक उसके जॉब के लिए पैशन अलग है, फिर वन साइडेड लव स्टोरी है, एंड फिर जो उसके बहुत सारे नए दोस्त बनते हैं वो कैसे कर रहा है, और जो बहुत सारे लवर्स बन गए हैं उनको कैसे वो ठिकाने लगाता है किस तरीके से. और मतलब somewhere he's pure, somewhere he's took wrong steps. So वो सारे जो शेड्स थे वो उन चीजों ने मुझे बोला कि मुझे लगा कि हाँ, मुझे फिल्म करनी चाहिए. Okay, cool. So with that, we have reached the end of the conversation. If there is any question that I may not have answered and you would like to answer, or would have loved to talk about it. No, I think we have covered all the points. बस भाई ये कि हाँ, चमन बाहर आ रही है 19 तारीख को, तुम भी देखो और जितने लोगों को दिखा सकते हो दिखाओ, बताओ इनके बारे में बात करो, जैसी भी लगे आपको, बट बात जरूर करो, फिल्म देखो जरूर. Okay, cool. So Chaman Bahar on 19th June, Netflix. Yes. Okay. Thanks a lot, Jitu, for talking to us, and all the best for the film. Thank you. Lovely talking to you. Thank you.